गलत तरीका। क्वेश्चन नंबर 81 श्री मलुक नागर। मंत्री जी, प्रश्न नंबर 81 माननीय मंत्री जी। सभा पटल पर जवाब रख दिया गया। मलुक जी। सब मैं आज एक जो पहला प्रश्न लगा है उसमें मणिपुर से ऑटोमेटिक जुड़ जाता है और ये लोग मणिपुर के बारे में चर्चा नहीं चाहते क्या? जो जूट की खेती है वो मणिपुर में भी होती है, उड़ीसा में भी होती है, बिहार में भी होती है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जो एक्सपोर्ट होकर के पैसा देश में आया उसमें से कितना पैसा किसानों को दिया जा रहा है इंसेंटिव के रूप में? और दूसरा, सरकार क्या कर रही है जो जूट की खेती नई टेक्निक से पूरे देश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो ज्यादा बढ़ाई जा सके? आज का दिन हम सबके लिए भी बहुत गौरवान्वित है, क्योंकि आज ITPO का जो विश्व स्तर का जो एक एग्जीबिशन सेंटर का आज ओपनिंग करने प्रधानमंत्री जी गए थे और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से ग्लोबल इमेज को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए हम सब ने कर्तव्य काल का निर्माण किया है। और इस कर्तव्य काल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा योगदान जूट का भी रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि जो किसानों की बात ये कर रहे हैं, कल सबसे बड़ा किसानों के सम्मान निधि के रूप में प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उसके अकाउंट में जो पैसा जमा करने वाले हैं, इसमें इस बार MSP के माध्यम से जूट किसानों को 5,000 से ज्यादा की राशि ये तय की गई है। और इसके साथ में जो एक्सपोर्ट निर्यात की बात कर रही है, आज जो एग्जीबिशन सेंटर बना है जूट रिलेटेड, जो ग्लोबल इमेज में जूट का आगे बढ़ने के लिए जो टेक्निकल टेक्सटाइल का यूज हो या उनसे जुड़ी हुई जो चीज बनती है उनके प्रमोशन के लिए ट्रेनिंग सेंटर से लेके उनकी खेती में कैसे बदलाव आए, किस तरह से नई टेक्निक से खेती हो जाए। मैं एक बात ध्यान में लाना चाहती हूँ कि ऐसी कोई भी जो चीज होती है इसमें राज्य सरकार का सहयोग चाहिए। और उन्होंने जिस तरह से बताया है, सबसे ज्यादा जूट मिल है वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल की जितनी भी मिलें हैं उनको सरकार ने प्रोक्योर करके जो हमारी चीनी और हमारी पेड़ी के लिए जो हमने जो जूट बैग है उनको सिक्योर नहीं किया होता तो ये लोग इस तरह से आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन इसमें भी ये परेशानी है कि उनको जो सरकार के सहयोग मिलते उनके जो सहयोग मिलता है, लेकिन उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं किया, ना तो नई मिल को अपग्रेड किया, ना ही तो टेक्नोलॉजी करी कैसे गोल्डन प्रकार का जूट बन जाए उसके लिए सोचा गया। तो इसमें हमें सीड से लेकर उनके कैसे 1 हेक्टेयर के अंदर सबसे ज्यादा उसकी खेती हो जाए, उसकी ट्रेनिंग हो जाए, उसके मार्केट लिंकेज हो जाए और मार्केट लिंकेज के साथ में एक्सपोर्ट तक की चीजें सरकार ने इसी योजना के माध्यम से बनाई है। तो जो एक्सपोर्ट आज हुआ है, उन्होंने जो सवाल पूछा है कि आज तक का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जूट का पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो हम लोगों ने तय किया है तो उनका जूट के उत्पादन में 76 लाख बेल की तुलना में 2023 में 91 लाख बेल्स हो गया। और आज वर्तमान में 10,000 करोड़ रुपए की अधिक छूट जो तेलिया के लिए सरकार खाद्यान्न पदार्थ के लिए उनको दी जाती है। मलुक नागर जी। अब सीधा प्रश्न ये था कि जो एक्सपोर्ट होता है, जो इंसेंटिव सरकार देती है इस जूट की खेती बढ़ाने के लिए, सरकार ने किसान को क्या इंसेंटिव के रूप में दिया है? नंबर 1। नंबर दो कि क्या सरकार पूरे देश में जूट की खेती और खास करके मणिपुर में, जिससे वहां पैसा ज्यादा जाए और झगड़े बंद हो जाए, सरकार झगड़ों को भी कंट्रोल करे और आर्थिक रूप से भी मजबूत करे, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? और तीसरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जूट की खेती कैसे ज्यादा हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? इनकी लड़कियां होती है जो श्रमिकों की बालिका होती है, उनको 10वीं और परीक्षा पास करने के लिए 5,000 और 12वीं की परीक्षा पास करने के लिए 10,000 रुपया की स्कॉलरशिप प्रदान की है। सरकार ने 21-23 के दौरान लगभग 8200 बालिका को 7,000 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप प्रदान किया है। इसके अलावा टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए, जियो टेक्सटाइल के लिए जो ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में उसका उपयोग होता है, उसको बढ़ावा देने के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारे इंसेंटिव लिए हैं। PLI स्कीम के माध्यम से जो पूरे ग्लोबल में जिसकी चर्चा है,
जब भी प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो हमारी जो प्रोडक्शन लिंकेज जो स्कीम है इसके माध्यम से हम लोगों ने बहुत सपोर्ट इंडस्ट्री को किया है। गोपाल मोदी सपोर्ट के साथ माध्यम से एक्सपोर्ट के माध्यम से उनको एग्जीबिशन के लिए अभी हम लोग भेजते हैं। लगभग 7,000 से ज़्यादा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ में जूट को भी प्रदर्शनी में शामिल करते हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने तय किया है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने, तो जूट को भी जो हमारे यहाँ ग्रीन एनवायरनमेंट की ओर आगे बढ़ते हुए हम उनको भी सहयोग प्रदान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 श्री अरविंद सावंत। क्वेश्चन नंबर 82 अरविंद सावंत। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य क्वेश्चन नंबर 83 श्री अशोक कुमार रावत। क्वेश्चन नंबर 83 Statement is laid on the table of the House, sir. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने रेल संपार संख्या 249 को स्वीकृति प्रदान की है। लेकिन इस विषय में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसके निर्माण कार्य में काफी विलंब हो रहा है। क्या इसके शीघ्र पूर्ण करवाए जाने हेतु कोई निर्देश पारित करेंगे? सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा है, इनके क्षेत्र में 3 लेवल क्रॉसिंग्स है माननीय अध्यक्ष जी। लेवल क्रॉसिंग नंबर 247, लेवल क्रॉसिंग नंबर 248 और लेवल क्रॉसिंग नंबर 249, जो कि संडीला स्टेशन के आसपास है, तीनों के तीनों। LC 247 में कंस्ट्रक्शन फिजिबल नहीं है क्योंकि वहां पे दोनों तरफ बहुत ज्यादा बिल्ट अप एरिया है और क्रॉस रोड्स भी है अप्रोच एरिया में। LC 248 का टेक्निकल और फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन चुका है और उस काम को आगे बढ़ाया गया है। LC 249 में कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था माननीय अध्यक्ष जी, और रेलवे ने इस कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड कर दिया है मई के 2022 में। उसके बाद में काम में थोड़ी सी कुछ और चेंज आया। चेंज होने के कारण अप्रोच पोर्शन का कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड किया गया और इस पूरे के पूरे काम को टेंडर अवार्ड कर दिया गया है। काम तेजी से चल रहा है। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मैं दूसरा पूरक प्रश्न जानना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में बालामऊ रेलवे स्टेशन लेवल क्रॉसिंग 257 है, जिसमें अंडरपास के लिए फाइल लंबित पड़ी हुई है रेल मंत्रालय में, और उसी के साथ ही 258 की लेवल क्रॉसिंग है जिस पर रेलवे ओवरब्रिज स्वीकृत हो चुका है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 257 के रेलवे अंडरब्रिज और 258 के रेलवे ओवरब्रिज की आगे की प्रक्रिया में अविलंब प्रारंभ किए जाने हेतु कोई निर्देश देंगे?